ओके सो गाइज वेलकम बैक। हम देख रहे थे ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंपनी का जो ऑडिटर होता है, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद में उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी कंक्लूजन्स है, वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में सबमिट करता है, जिसे हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन क्या था, जल्दी से कमेंट करो, क्विकली कमेंट। ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन क्या था? यस, एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और उसमें क्या होता है, वही होता है कि उसे बताना पड़ता है कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है वो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, बैलेंस शीट का पिक्चर ट्रू एंड फेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स ट्रू एंड फेयर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। बाद में हमें ये बताना पड़ता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है वो एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन की है। अगर कुछ डेविएशन है तो क्यों है और वो कितने अमाउंट का डेविएशन है। हमने जो अकाउंट्स मेंटेन किए है उसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने यूज़ की है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या थी, उसमें कोई डेविएशन है क्या। फिर बाद में हमने ये देखा था कि हमारे कोई ब्रांच है और ब्रांच का ऑडिटर कोई और है, तो वो जो ब्रांच का ऑडिटर है उसकी ऑडिट रिपोर्ट मेन ऑडिटर को मिली है क्या, और मेन ऑडिटर को अगर मिली है तो उसका उसने क्या किया, क्या इन्फ्रेंसेस निकाला। ठीक है। फिर बाद में हमने देखा कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का ब्रांच ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया का ऑडिट कौन करेगा? एक तो हम करेंगे, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोफेशनल है वो वहाँ का ऑडिट करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट 51% या 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो हमने ये देखा था कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। सीएजी कौन होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेगा। ठीक है। अब सीएजी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है तो ऑडिटर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सीएजी को देगा। ठीक है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सीएजी को देगा। ठीक है। अब अगर सीएजी को जब रिपोर्ट मिलती है तो रिपोर्ट मिलने के बाद अगर सीएजी को ऐसा लगता है कि हमने एक सप्लीमेंट्री ऑडिट फिर करवाना चाहिए, मतलब और एक ऑडिट कराना चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया का ऑडिट कराना चाहिए, जैसे कि हमें सिर्फ परचेस में कुछ डाउट्स आ रहा है या परचेस में क्लैरिटी चाहिए तो परचेस का ऑडिट कराना है या प्रोडक्शन लाइन का ऑडिट कराना है, तो सीएजी विद इन 60 डेज एक सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है। सीएजी कैन सीएजी ऑर्डर देके एक सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है और जो सप्लीमेंट्री ऑडिट की रिपोर्ट आएंगी उस पर कुछ कमेंट भी कर सकता है। ठीक है। बाद में एक बात ध्यान रखो कि पहले ऑडिट किसने, पहले सीएजी ने एक ऑडिटर अपॉइंट किया, वो ऑडिटर ने ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट दिया। ठीक है। फिर सीएजी को लगा कि विद इन 60 डेज और एक ऑडिट करवाना है, तो सीएजी ने एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाया और सप्लीमेंट्री ऑडिट का एक रिपोर्ट बना। ठीक है। अब क्या बात है कि ये जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट आई है ये हमें किसको देना है? जो पहला ऑडिटर था, पहले ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दिया था वो सभी शेयर होल्डर्स को गई थी, सीएजी को गई थी, तो ठीक उसी तरह सप्लीमेंट्री ऑडिट की रिपोर्ट भी सभी को देना चाहिए। मतलब पहली वाली रिपोर्ट जिसको जिसको दी है उसको उसको सप्लीमेंट्री ऑडिट की रिपोर्ट भी दे देनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में हमने देखा था कि अगर सीएजी चाहे, अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर चाहता है तो वो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का टेस्ट ऑडिट भी करा सकती है। टेस्ट ऑडिट मतलब पूरा कंप्लीट ऑडिट नहीं करना है, टेस्ट बेसिस पे ऑडिट करना है। जैसे कि हमें लग रहा है कि प्रोक्योरमेंट में हमें कुछ गड़बड़ लग रही है या हम चाहते हैं कि प्रोक्योरमेंट में या परचेस में कुछ वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि परचेस का टेस्ट ऑडिट करेंगे, मतलब एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, वो परचेसेस चेक करेगा लेकिन पूरा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से टेस्ट बेसिस पे, सैम्पलिंग बेसिस पे करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये 8th वाला पॉइंट देख लिया कि अगर हमारी कंपनी का ब्रांच ऑफिस किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहां का ऑडिट कौन करेगा? फॉरेन ऑडिटर, मोस्ट कंट्री का जो भी है। ठीक है। बाद में पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है
कि जो हम ऑडिट कर रहे हैं, तो जो ऑडिटर है, ऑडिटर ने क्या फॉलो करना चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे हम अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे थे, ठीक उसी तरह एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही उसने ऑडिट करना चाहिए, ठीक है। बाद में अच्छा, ये जो अब फिर क्या कहते हैं ये पॉइंट नंबर 10 में कि ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये कौन बताएगा क्या है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगी। क्या बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेंगी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगी। किसके रिकमेंडेशन से करेंगी, आईसीएआई, है ना, आईसीएआई। तो प्रोसेस कैसा है, आईसीएआई, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस कहते हैं, उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ऐसे कहते हैं। तो आईसीएआई क्या करेगा, ऑडिटिंग रिकमेंड करेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, तो पास करेगा, ठीक है। आईसीएआई रिकमेंड करेगा कि नहीं, आईसीएआई रिकमेंड करेगा और उसको एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एग्जामिन करेगा, ठीक है। आईसीएआई पहले ऑडिटिंग, देखो बेसिकली ऑडिट कौन करेगा, की बॉडी कौन है, आईसीएआई। अब आईसीएआई अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, सॉरी रिकमेंड करेगा। तो वो पहले चेक कौन करेगा, एनएफआरए एग्जामिन करेगा, मतलब एनएफआरए चेक करेगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 में यही लिखा है, ठीक है। और दूसरी बात, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करती तब तक आईसीएआई जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बोल देता है वो काम में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली कब है, ये बहुत इनिशियल पॉइंट है, जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनना स्टार्ट हुए थे ना, तब की बात है। क्योंकि ये जो प्रोसेस था कि एग्जामिन करना है, प्रिस्क्राइब करना है, इसमें समय चला जाता था। तो फिर तब क्या होता था कि आईसीएआई एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश कर देता था और उससे सब फॉलो करने लग जाते थे, और मीनवाइल सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी आ जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट 11, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एनएफआरए, एनएफआरए मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, हम क्या बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से बातचीत करके जैसे कि अब ऑडिट रिपोर्ट आ रही है, तो ऑडिट रिपोर्ट में कोई हमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट चाहिए, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि जब भी कंपनी का ऑडिट होगा तो ऑडिटर ने ये चीज पे भी एक स्टेटमेंट इशू करना चाहिए, ठीक है। तो क्या था पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 सिर्फ इतना कहता है कि जब भी कंपनी का ऑडिट होता है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी के ऑडिटर को बोल के किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर चीज पे भी एक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ऑडिट, अब देखो, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट करते टाइम पे क्या होता है, सारे बुक्स ऑफ सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे हाथ में आते, सारी बुक्स हमें देखने मिलती है। तो ऐसे केस में ऑडिट के दौरान अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा लगता है या ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड है, आई रिपीट, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड है, देखो बेसिकली क्या है, कंपनी के ओनर तो शेयर होल्डर है और मैनेजिंग कौन कर रहा है, डायरेक्टर, तो फ्रॉड हो सकता है ना। तो ऑडिटर को जब ऑडिट कर रहा है, ऑडिट के दरमियान ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ फ्रॉड है, ठीक है, और फ्रॉड का अमाउंट एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है, तो वो ऑडिटर ने इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लिमिट्स वगैरह अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, मैं बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसमें आपको लिमिट्स भी देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली रौनक सर ने अभी क्या बोला कि ऑडिट के दरमियान, ऑडिट करते समय ऑडिटर को अगर ऐसा लगता है कि कंपनी में कहीं कुछ फ्रॉड है तो ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर वो फ्रॉड छोटे अमाउंट का, मतलब वो प्रिस्क्राइब लिमिट से कम अमाउंट का है, तो ऑडिटर ने वो फ्रॉड किसको बताना चाहिए, ऑडिट कमेटी को। सेक्शन 177 के तहत एक प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, इसकी क्लास भी कौन सी है वो भी हमें नहीं बताया, जैसे कि हमने सीएसआर में देखा था कि 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होना, 500 करोड़ का नेटवर्थ होना, ऐसा कुछ देखा था। तो उसी तरह एक क्लास ऑफ कंपनी है जिनको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। देखो देखते हैं सेक्शन 177 क्या कहता है,
एक क्लास ऑफ कंपनी को ऑडिट कमेटी बना। ऑडिट कमेटी काम वगैरह क्या होता है कि वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं, उनका रेम्यूनरेशन, सारी चीजें, मतलब ऑडिट से रिलेटेड सारे काम ऑडिट कमेटी देखती है। ठीक है, अब हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करते समय फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, और वो फ्रॉड कैसा था, प्रिस्क्राइब लिमिट से बड़े अमाउंट का था, प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज्यादा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। और अगर वो फ्रॉड प्रिस्क्राइब अमाउंट से छोटे अमाउंट का है, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम अमाउंट का है, तो हम किसको बताएंगे, ऑडिट कमेटी को। ठीक है, आई बात समझ में। देखो कंपनी के केस में कुछ ऑडिट कमेटी वगैरह होती है। ठीक है, अब कंपनी का ऑडिट करते समय ऑडिटर को कुछ फ्रॉड डिटेक्ट हुआ और वो फ्रॉड बड़ा है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएटली बताएंगे, और वो फ्रॉड छोटा है तो हम ऑडिट कमेटी को बताएंगे। ठीक है, और जो अगर हमने ये फ्रॉड बताया सेंट्रल गवर्नमेंट को या ऑडिट कमेटी को, तो ये हमारे ऑडिट की रिपोर्ट में भी आना चाहिए। ठीक है, अब हम एक बात और पढ़ते हैं, जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि देखो अब कंपनी रन हो रही है तो उसके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगे, है ना, कंपनी चल रही है तो उसके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगे। तो ऑडिटर तो बेताज बादशाह, मतलब ऑडिटर को तो हर एक डॉक्यूमेंट का एक्सेस है कि कंपनी कहाँ से खरीदती है, किसको बेचती है, कितने में खरीदती है, क्या क्या मिक्स करके प्रोडक्शन करती है, तो कंपनी की सारी सीक्रेट्स तो ऑडिटर के लिए ओपन ही होते हैं। तो ऑडिटर ने ये किसी को बाहर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला क्लॉज ये होता है कि ऑडिटर ने कंपनी के इंटरनल बात बाहर कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या ऐसा हो जाएगा कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑडिटर है और हमें पता है कि हम ऑडिट करते समय हमें पता है कि यार ये कंपनी का ये साल का प्रॉफिट तो बहुत बढ़ने वाला है, तो शेयर्स की प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हमारे दोस्तों को बोल देते कि रिलायंस के शेयर खरीद ले। तो फिर क्या होगा, पब्लिक को तो अभी तक इन्फॉर्मेशन मालूम ही नहीं कि प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़ने वाला है, बहुत हाई प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन हमें तो पहले से पता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को बोल देंगे कि शेयर खरीद लो रिलायंस के, और फिर जब फाइनेंशियल रिपोर्ट आएंगी तो ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो हमको तो सस्ते में मिल जाएगा। तो क्या है कि ऑडिटर ने कंपनी के डेटा बाहर कहीं लीक नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हमने 12th नंबर के पॉइंट में पढ़ा कि ऑडिटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देंगे कि कंपनी में ऐसा ऐसा फ्रॉड है, ये हो रहा है। तो ये जो अगर 12th वाले पॉइंट में बताता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर ने कंपनी का डेटा लीक किया। बेसिकली आप फिर से समझो, बेसिकली क्या है कि ऑडिटर ने कंपनी की इंटरनल बात बाहर लीक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई फ्रॉड है तो वो बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सकता है, दैट्स इट। बेसिक क्या है कि कंपनी ने, ऑडिटर ने कुछ भी चीज बाहर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि कोई डिपार्टमेंट पूछता है, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एमसीए या सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ रिपोर्ट कर रहा है तो वो विद इन लॉज ही है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ये जो भी हमने पढ़ा, ये किसके लिए पढ़ा, ऑडिट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। अब यही बात ऐसे के ऐसे अप्लीकेबल होती है कॉस्ट ऑडिट को और सेक्रेटरियल ऑडिट को। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, और सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है, आप लोग, कंपनी सेक्रेटरी। तो हम ये जितने भी क्लॉजेज अभी पढ़े हैं, ये सीए को भी अप्लीकेबल है, सीएस को भी अप्लीकेबल है, सीएमए को भी अप्लीकेबल है, मतलब कंपनी ऑडिट को भी अप्लीकेबल है, कॉस्ट ऑडिट को भी अप्लीकेबल है, सेक्रेटरियल ऑडिट को भी अप्लीकेबल है। ठीक है, और अगर ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर हो, कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिटर हो, कॉस्ट ऑडिटर हो या कंपनी ऑडिटर हो, अगर इन लोगों ने ये ऊपर जो भी हमने पढ़ा है इसका कॉन्ट्रावीन किया है, मतलब हमने अभी जो भी लॉ पढ़ा है इसके अगेंस्ट किया है या इसको फॉलो नहीं किया है, तो वो ऑडिटर को क्या है, पेनल्टी लग सकती है। कितनी पेनल्टी से लग सकती है, 1 लाख से 25 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। इज इट क्लियर? ओके। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सेक्शन कौन सा था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, जल्दी कमेंट करो, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का सेक्शन कौन था सेक्शन 197। तो ऑडिट के दरमियान ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि जो डायरेक्टर्स है, जो मैनेजर्स है, जो एमडीज है, उनको जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मिला है वो विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट है। किसके लिमिट के अंदर है, सेक्शन 197 के लिमिट्स के अंदर है। ठीक है, तो ऑडिटर को इस पे भी कमेंट करना है कि डायरेक्टर्स को या मैनेजर्स को या केएमपी को जो भी रेम्यूनरेशन मिला है, इट इज
इज विद इन सेक्शन 197 की लिमिट के अंदर है, ठीक है। सो दैट इज 17 पॉइंट कुछ काम का नहीं है। 17 पॉइंट कुछ ऐसा है कि अमेंडमेंट आया था 2017 में, उसके पहले जो था वो लागू रहेगा तब तक के, वो मतलब ये यूजलेस है पॉइंट नंबर 17। ओके, सो विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई भी डिफिकल्टी है ऑडिट रिपोर्ट में तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं यहीं पे आपको इमीडिएटली रिप्लाई कर दूंगा। होता क्या है, आप सोचते हो कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई करोगे, लेकिन व्हाट्सएप पे आपका रिप्लाई आता नहीं है। अभी वीडियो देखते देखते ही आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसी पे इमीडिएटली आपको रिवर्ट बैक कर दूँ। ओके।